नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और हम हाजिर हैं संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन दोनों सदनों में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना से बचाव के लिए राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों को मास्क पहनने और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की दी सलाह। दोनों सदनों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बयान, सभी से सतर्कता बरतने और सुरक्षा उपायों का पालन करने की अपील। राज्यसभा सभापति की सभी दलों के नेताओं को नसीहत, उच्च संवैधानिक पदों पर पक्षपात का आरोप लगाने से बचने की सलाह। कहा, न्यायपालिका को कमतर आंकना सोच से परे। विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित, नहीं चला प्रश्नकाल और शून्यकाल। संसद की संयुक्त समिति को सौंपा गया जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2022। कोरोना से बचाव के लिए राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को मास्क पहनने और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने विभिन्न देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि पर चिंता जताते हुए सदस्यों को मास्क पहनने, कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। मास्क पहनकर सदन में आए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सतर्क रहने और अतिरिक्त एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संसद सदस्यों को जनता के सामने मिसाल पेश करना और एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि देशवासियों के सामने नजीर पेश करना हमारा दायित्व है। I urge all the honorable members to be extra cautious about the surging COVID cases in the world. It is our ardent duty to set example before our countrymen. India had overcome the challenges of COVID in the past due to coordinated efforts of administration, doctors, healthcare professionals, and sanitation workers. We had administered over 2 billion doses of free COVID vaccine in record time. This is unparalleled in the world. Not only that, we have digitally recorded and issued certificates to all those vaccinated. Again, another unparalleled example in the world for its scale, size, and speed. Honorable members, currently situation of COVID is getting alarming. We need to be vigilant and take all precautionary steps, including wearing masks, use of sanitizers, and social distancing. I urge all of you, wear masks inside the house as well. We have made masks available to all of you. Once again, I request you that we need to join hands and lead the nation by example. प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्यसभा में पहली पंक्ति में अपनी सीट पर मास्क पहने हुए बैठे नजर आए। सदन में सत्ता पक्ष के अधिकतर सदस्य और विपक्षी दलों के कुछ सदस्य मास्क पहने देखे गए। वर्तमान में कोविड महामारी की स्थिति एक बार फिर चिंताजनक हो गई है, क्योंकि कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन का ध्यान कुछ देशों में कोविड-19 के फिर सक्रिय होने की ओर दिलाया और सभी को सावधानी बरतने और सुरक्षा उपायों का पालन करने का सुझाव दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले अनुभवों को देखते हुए निरंतर सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए कोविड से जुड़े आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि हम सभी मास्क का उपयोग करें और सतर्कता बरतें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सांसद अपने क्षेत्र में जन जागरण के लिए भी प्रयास करें और संसद में भी मास्क पहनकर आएं।
माननीय सदस्य, मैं आपका ध्यान विश्व के कतिपय देशों में कोविड-19 महामारी के पुनः सक्रिय होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए पूरे देश को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सुरक्षा उपायों के पालन करने की सलाह दी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। मेरा विश्वास है, जैसे हमारे देश ने पहले भी सामूहिक प्रयासों से कोविड-19 पर विजय प्राप्त की थी, हम आगे भी उसी प्रकार से इस महामारी को रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे। दुनिया के कुछ देशों में पिछले 3 दिनों कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और कोविड समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है। ऐसे में टीका लेने के साथ सभी को सतर्क रहना चाहिए और सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहार और नए साल के मद्देनजर राज्यों को कोविड प्रोटोकॉल के प्रति जागरूकता लाने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले यात्रियों में से 2% लोगों के नमूने बिना किसी क्रम के RT-PCR जांच के लिए लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्यों को संक्रमण के सभी मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है ताकि वायरस का कोई नया स्वरूप आने पर इसकी समय पर पहचान की जा सके और कड़े कदम उठाए जा सकें। जब से कोविड चालू हुआ, फर्स्ट सेकंड वेव और थर्ड वेव, अभी थर्ड सर्ज वेव तो नहीं था, हमने कभी कोविड क्राइसिस पर पॉलिटिक्स नहीं किया था और नहीं हम करना चाहते हैं। और आज हम तैयार हैं। आने वाले दिनों में आज एक्सपर्ट कमेटी ने उसको अनुमोदित कर दिया है, नेशनल वैक्सीन को, वो भी आ जाएगा। तो उसमें कोई इंजेक्शन लेना नहीं है, नोज में ड्रॉप डाल देना है, आप सिक्योर हो गए। ये भी भारतीय साइंटिस्ट लोगों ने विकसित कर दिया है। ये हमारे साइंटिस्ट की उपलब्धि है। कहने का मतलब ये है कि कोविड के सामने लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमने की है, लेकिन भी ये वायरस बार बार म्यूटेट होता रहता है, अपना स्वरूप बदलता रहता है। हम सब लोगों की जिम्मेवारी, हम नहीं कहते कि हमने ही सब कुछ कर दिया, हम कहते हैं कि सब लोगों ने साथ में मिलकर किया है। और आने वाले दिनों में भी एक क्राइसिस आगे बढ़े तो सारा देश एक होके फर्स्ट और सेकंड वेव का जैसा सामना किया है वैसा सामना कर सके, इसलिए पूरी तैयारी भारत की सरकार की ओर से हमने कर लिया है। सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी कुछ और खबरों की। तमिलनाडु की 2 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रावधान करने वाला संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा से भी पारित हो गया। विधेयक को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जोड़ने और उन तक सुविधाएं पहुंचाने को प्रतिबद्ध है और तमिलनाडु की 2 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में डालने वाला विधेयक इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि दोनों समुदायों को लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा थी और इस विधेयक के जरिए उन्हें उनके अधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों से संरक्षित किया जा रहा है। आप देखेंगे कि इसके पहले उत्तर प्रदेश का हुआ, अभी इसके बाद कर्नाटका का, हिमाचल का या और भी कई प्रदेशों का हम समस्या का समाधान कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो पद्धति है, जो हमारे मोडालिटीज़ है, जिस प्रावधान के तहत, क्योंकि उसमें कहा गया है कि आपको ये डिस्टिंक्ट कल्चर को ध्यान में रखते हुए ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन सारे समुदायों को जो चारित्रिक गुणों के साथ परंपरागत ढंग से वर्षों से एक लोकतांत्रिक विश्वास के साथ इस देश में जी रहे हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखते हैं। मैं अपने पार्टी बिजू जनता दल की तरफ से इस बिल का समर्थन करती हूँ। सर, तमिलनाडु के साथ मैं अपने राज्य ओडिशा के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ।
ओडिशा से 62 प्रजाति शेड्यूल ट्राइब है और बहुत सारे संप्रदाय है जिनको एसटी लिस्ट में शामिल करने बहुत जरूरी है। I really welcome this bill deal with the social engineering since it will try to include some of the people of this country who are marginalized even now due to the hierarchical social system based on underlying notion of purity and pollution, which further denies mass participation in the development of the nation. इसी के साथ कर्नाटक की 2 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के प्रावधान वाले विधेयक को भी संसद की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा ने संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कर्नाटक में काडू कुरुबा और बेट्टा कुरुबा जनजातियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस विधेयक के माध्यम से न्याय देने जा रही है। जो छूटे हुए लोग हैं, जो पीछे हैं, जो कतारों में रह गए पीछे, उन्हें आगे लेके आना है। जो संविधान की मंशा है, जो लोकतंत्र की मंशा है, जो हर किसी की चाहत है, और इसीलिए देशवासियों ने संविधान को आत्मसात किया और इसलिए कहा कि जो पंक्तियों में पूछे है एक कतार में आ जाए, इसे न्याय मिलना चाहिए और इसे विशेषाधिकार मिलना चाहिए और संविधान का सुरक्षा मिलना चाहिए। न्यायपालिका से संबंधित बयान को लेकर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा कि यूपीए अध्यक्ष का बयान उनके विचारों से पूरी तरह भिन्न है और न्यायपालिका को कमजोर करना उनकी सोच से परे है। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया कि वे उच्च संवैधानिक पदों पर पक्षपात करने का आरोप लगाने से बचें। Honorable members, my attention has been drawn to a statement imparted by the Honorable Chairperson of the UPA on December 21, 2022, mentioning, I quote, "A troubling new development is the calculated attempt underway to delegitimize the judiciary. Ministers and even a high constitutional authority have been enlisted to making speeches attacking the judiciary on various grounds," unquote. The observations are severely inappropriate, indicating lack of faith in democracy, making this exceptional response unavoidable. The statement imparted by the Honorable Chairperson of the UPA is far distanced from my reflections. Delegitimizing the judiciary is beyond my contemplation. It is pillar of democracy. I would urge and expect leaders across the political spectrum to bear in mind not to subject high constitutional offices to partisan stances. आवश्यक दस्तावेज और विभिन्न संसदीय समितियों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि नियम 267 के तहत उन्हें 12 नोटिस प्राप्त हुए हैं, लेकिन एक भी नोटिस नियमों के पैमाने पर खरा नहीं उतरता, इसलिए उन्होंने सभी नोटिस अस्वीकार कर दिए हैं। I have received 12 notices on different issues under Rule 267 seeking suspension of listed business. I spent full time for the notice. The notice is required to be in line with my ruling, and my ruling was on twofold premise. One, the honorable member is required by mandate of the rule
to spell out as to which rule the honorable member seeks to be suspended. And having done that, the honorable member is further obligated to indicate what is reflected in the proviso, that there is no any other rule under which the honorable member can raise the issue. Since all the notices fall short of the requirement, I am constrained not to allow the notices. इसके बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्य सीमा पर चीनी अतिक्रमण के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करने लगे। सभापति जगदीप धनखड़ ने अवरोध कर रहे सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की। हालांकि विपक्षी सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वे चर्चा की मांग पर अड़े रहे। सभापति ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता सदन पीयूष गोयल को अपनी बात रखने का मौका भी दिया। इस बीच आरजेडी जेडीयू के सदस्यों ने बिहार को लेकर नेता सदन पीयूष गोयल की टिप्पणी का मसला उठाया, जिस पर नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि अगर उनकी टिप्पणी से किसी को ठेस पहुंची है तो वो अपना बयान तत्काल वापस लेते हैं। Sir, at the outset, let me clarify, there is absolutely no intention of insulting either Bihar or the people of Bihar, and if at all that has hurt anybody, I will immediately withdraw that statement. It was not made with any malice towards anybody at all. हालांकि अवरोध जारी रहा और विपक्षी सदस्य सीमा पर चीनी अतिक्रमण के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग पर अड़े रहे। सभापति की बार बार अपील के बावजूद जब अवरोध नहीं थमा तो गतिरोध के बीच ही सभापति ने शून्यकाल के दौरान तमिल मनीला कांग्रेस के सदस्य जी.के. वासन से उनका मुद्दा उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के नजदीक आ गए और कार्यवाही में अवरोध पैदा किया। ऐसी स्थिति में सभापति ने सदन के नेता और विपक्ष के नेता को 1 बजे अपने कक्ष में आने को कहा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं माने। इसके बाद नेता सदन पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पहले भी ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सदन में चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। At 1 o'clock, leader of the house and leader of the opposition will see me in my chamber. आपने हमको कहा कि मुझे और लीडर ऑफ द हाउस को अंदर बुलाएंगे, बात करेंगे। बुलाएंगे सर, ये अंदर बात करने का नहीं, ये पूरे दुनिया को मालूम होना, देश को मालूम होना। माननीय नेता प्रतिपक्ष बार बार जो विषय उठा रहे हैं, इसके बारे में पहले भी उपसभापति ने काफी विस्तार से बताया कि कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए जब वो सरकार में थे, जब ऐसे गंभीर विषयों के ऊपर चर्चा भी नहीं हुई है और क्लैरिफिकेशन भी नहीं किया गया। ऐसे 4 इंस्टेंसेस माननीय उपसभापति ने पटल पर भी रखे हैं। माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेस, आप जब बुला रहे हैं कमरे में बात करेंगे लीडर ऑफ द हाउस के साथ, उसको बोल रहे हैं नहीं ये सब इधर बात करना है। मैं याद दिलाऊं, प्रणब मुखर्जी जी जब मेंबर थे इस हाउस में, मंत्री थे, हमारे किरण रिजिजू जो अभी मिनिस्टर है, अरुणाचली है, वो इसी विषय के ऊपर, चाइना के एग्रेशन के ऊपर बात करने के लिए नोटिस दिया। प्रणब मुखर्जी जी किरण रिजिजू को बोला कि कमरे में आकर बात करो, आप तो चेयरमैन हैं, आप बुला रहे हैं, मगर मंत्री इस विषय को इधर बात नहीं करना, कमरे में करना, करने वाले प्रणब मुखर्जी जी हैं। सभापति की तमाम कोशिशों के बावजूद सदन में अवरोध जारी रहा और कुछ देर बाद कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। इसके बाद राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े अहम मुद्दे उठाए। कई भवनों, विश्वविद्यालय, मार्गों का नामकरण महापुरुषों के नाम से किया जाता है, परंतु आजकल एक नई परंपरा का चलन देखने को मिल रहा है, जिसे निश्चित रूप से हमें ठीक करने की आवश्यकता है। और ये परंपरा है नामों को शॉर्ट फॉर्म में लिखने और पढ़ने की। अतः महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन, सरकार और देश की जनता से यह विनम्र अनुरोध है कि महापुरुषों के नाम को पूरा लिखा व पढ़ा जाए। The government issued a notice stating that the scholarships, the pre-matric scholarships
for the OBC and minorities will be discontinued. Now we are all aware that the minorities and the OBCs, they are economically very weak. They need all types of support, including the financial support, which has been continuing. राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि श्रम बाल बल सर्वेक्षण की नई रिपोर्ट के अनुसार 1919, 1920 और 2020-21 के दौरान अनुमानित बेरोजगार दर क्रमशः 4.8 एवं 4.2% थी, जो देश में बेरोजगारी की दर में गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है। देश में रोजगार के सर्वे के लिए 3 माध्यम उपलब्ध हैं। सबसे पहले देश के सामान्य क्षेत्र में रोजगार के लिए पीरियडिक लेबर सर्वे है। पीरियडिक लेबर सर्वे जो है हर तिमाही माह में होता है। उसके जो डाटा है मैंने उत्तर में प्रस्तुत किए हैं। जो डाटा ये बताता है कि 2018-19, 19-20 और 20-21 में जो बेरोजगारी प्रतिशत 5.8, उसके बाद 4.2, 4.8 और 4.2 हुई है, जो ये दर्शाता है कि देश में बेरोजगारी दर में कमी आ रही है। वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे लोकसभा से कार्यवाही। आपके सांसद की इस कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं असम के करीमगंज लोकसभा क्षेत्र में। मिलते हैं यहां के स्थानीय सांसद से। रोजगार के लिए और यहाँ के किसानों के लिए आप कौन कौन से कदम उठा रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के जब भी हम जाते हैं, मोदी जी केवल नहीं, हमारे डोनर मिनिस्टर भी हैं, बाकी कोई भी मिनिस्टर के पास हमारा यहाँ का जो समस्या है, जिस डिपार्टमेंट से लगा हुआ है, उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से हम जब मिलते हैं, अरे नॉर्थ ईस्ट कहाँ, चलो भाई ये तो होगा। क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या हैं आपके अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सदन दिन भर में अब बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों पर। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई, लेकिन चीन के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के अवरोध के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सांसदों के व्यवधान के कारण लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए फिर से स्थगित कर दी गई। 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सदस्य चीन के मुद्दे पर बहस की मांग को लेकर अड़े रहे, जिसके कारण सदस्य की कार्यवाही 2:15 तक के लिए फिर से स्थगित कर दी गई। अवरोध के बीच ही सदन में सदस्यों ने नियम 377 के तहत अपने मुद्दे लोकसभा के पटल पर रखे। इस बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख अलमांडविया ने कोविड से संबंधित बयान सदन के पटल पर रखा। चीन के साथ सीमा पर तनाव के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 3 बार के स्थगन के बाद शाम 4:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों के सदस्यों के अवरोध के बीच वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार से जुड़ी छोटी छोटी गलतियों को अपराध के दायरे से बाहर रखने के प्रावधान वाला जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। 4 बजे के स्थगन के बाद शाम को करीब 4:40 पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
इस दौरान अवरोध खत्म करने के प्रयास भी हुए। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा, प्रश्नकाल आपका समय होता है, आप सदन के अंदर सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल चलने दें। बैठिए माननीय सदस्य, सदन आपका है, सदन चलाने की सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। ये सदन नियम प्रक्रियाओं से चलता है और मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप नियम के तहत आएंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको अलाउ करूंगा। प्लीज बैठिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी सांसदों से आग्रह किया कि सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से चलने दें। उन्होंने कहा कि इस तरह विपक्षी सदस्य शोर शराबा न करें और सदन को सुचारू रूप से चलने दें। स्पष्ट रूप से हमारे रक्षा मंत्री ने एक डिटेल्ड वक्तव्य दिया है, उसके बाद मिलिट्री का एक स्टेटमेंट आया है। अपोजिशन शुड बिलीव इन द एटलीस्ट द स्टेटमेंट ऑफ द आवर मिलिट्री पर्सनल जो है उनका तो कम से कम बिलीव करना चाहिए। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि कभी सेंसिटिव मामला है, डिटेल डिस्कशन हाउस में नहीं हुआ है। जब ये सरकार में थे हम लोगों को अपील किया है, ये इंसिडेंट अदर हाउस में डिप्टी चेयरमैन ने ऑलरेडी किया है। मैं अपील करता हूं, ये लोग चाइना पे जो चर्चा करना चाहते हैं, इनके कालखंड में कितना हमने लैंड खोया, कितना चीनी भाई के बारे, चीनी हिंदी भाई के बारे में क्या क्या असर पड़ा, ये सब जानते हैं। और जिन लोग चीन से रिश्वत लेता है वो ऐसे हंगामा करने का कोशिश करते हैं। मैं अपील करता हूं, कृपया ऐसे मत करो, सदन चलाओ, ये मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के अवरोध के बीच वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार से जुड़ी छोटी छोटी गलतियों को अपराध के दायरे से बाहर रखने वाला जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2022 को लोकसभा में पेश किया। निचले सदन ने इस विधेयक को अध्ययन एवं विचार के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। लोकसभा में जीएसटी जैसे नए कानून जिससे महत्वपूर्ण बदलाव किया गया टैक्स के सिस्टम में और अन्य अलग जो कार्य किए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। हम चाहते हैं कि विश्व भर से भी और देश के जो निवेशक भारत में आते हैं उनको रेड कारपेट मिले बजाय के रेड टेप, और उसी के लिए कई वर्षों से हमने मेहनत की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी आज विश्व पटल पर हमारा अंश जो 143 था आज 141 था, वो आज 63 पे आ गया। मेरा मानना है कि जो पूरी सरकार है, आज पूरी सरकार कशमकश कर रही है, एक साथ लगी हुई है, होल ऑफ द गवर्नमेंट का सहयोग लेकर हमने कई सारे पुराने कानून, लगभग 1500 पुराने कानून को निरस्त किया, लगभग 39,000 कंप्लायंसेस को सरल किया और लगभग 3,500 ऐसे प्रावधान लाए हैं जो डिक्रिमिनलाइज करके लोगों को राहत दी गई है। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 7 पूर्व सदस्यों कृष्णम राजू, धनिक लाल मंडल, फूलचंद वर्मा जी, तुकाराम गंगाधर, टी राधाकृष्णन, मोहन जैना और रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा के निधन की जानकारी दी। सदस्यों ने मौन रखकर दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।